1227 में चंगेज खान की मौत के बाद उसकी इस सारी एम्पायर के 4 उम्मीदवार थे, उसके 4 लाडले बेटे। लेकिन चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में ही अपना वारिस चुन लिया था, उसका तीसरा और सबसे लाडला बेटा ओगदाई खान। मंगोलों में एक रवायत थी कि बाप की लेगेसी का गार्डियन उसका सबसे छोटा बेटा होगा। इसीलिए सबसे छोटे बेटे तुलुई के पास सबसे ज्यादा फौज थी और सबसे ज्यादा ताकत। इसके बावजूद भी तुलुई ने खुद को खान नहीं बनाया, क्योंकि मंगोल चंगेज खान के कानून और रवायात को वही अहमियत देते थे जो एक आम मुसलमान के लिए कुरान मजीद की है। तो 2 साल बाद टाइम आया ओगदाई को खान बनाने का। नहीं, ये खान नहीं बल्कि दी ग्रेट खान। ओगदाई ने अगले 12 साल हुकूमत की और ये 12 साल मंगोलों का गोल्डन एज था। उस टाइम की दुनिया की 80% जीडीपी 9 साल के उस बच्चे की औलाद के कदमों में थी जो एक टाइम पर 2 निवालों के लिए तरसता था। ओगदाई खान ने अपने 3 भाई और उनकी औलाद में अंपायर को डिवाइड कर दिया ताकि मंगोल आपस में लड़ने के बजाय एक्सपेंड करते जाएं। 1241 में ये एम्पायर इतनी बड़ी हो चुकी थी कि नॉर्थ में आज के साइबेरिया के आखिरी किनारे से लेकर और वेस्ट में आज के जर्मनी से लेकर साउथ में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर तक और मिडिल ईस्ट के साथ साथ आज के टर्की से टकरा रही थी। मंगोलों को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया की मुस्लिम एम्पायर्स और यूरोप की क्रिश्चियन एम्पायर्स ने पूरा जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी अंपायर मंगोलों के रास्ते में आई, मंगोलों ने उसे राख का ढेर बना दिया। अब मंगोलों की लाखों की फौज वियना के दरवाजों पर खड़ी थी और अब उनका अगला टारगेट था क्रिश्चियंस की सबसे पावरफुल अंपायर द होली रोमन अंपायर और सबसे होली प्लेस द रियल रोम। पूरा यूरोप थर-थर कांप रहा था और लग रहा था कि मंगोलों ने जो हाल सेंट्रल एशिया में ख्वारिज़्म का किया था वही अब यूरोप में क्रिश्चियंस के साथ होगा। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दी ग्रेट खान ओगदाई खान की मौत हो गई। चंगेज खान का एक कानून था कि जब भी कोई ग्रेट खान मरता था तो सारे मंगोल शहजादे और जर्नैल्स मंगोलिया में जमा होते थे और अगला खान चुनने के लिए एक कौंसल बुलाई जाती थी और इसीलिए मंगोलों की फौज के कमांडर्स को लाखों की फौज लेकर मंगोलिया वापस जाना पड़ा और यूरोप खून में नहाने से बच गया। इसके बाद बारी आई अगला खान चुनने की, लेकिन यहाँ मंगोलों में पहली फूट पड़ी और वो भी एक बड़े ही फिल्मी अंदाज में। जब मंगोल सेंट्रल एशिया से निकलकर यूरोप को कुचल रहे थे तब एक बहुत बड़ी विक्ट्री के बाद सारी मंगोल फैमिली एक विक्ट्री पार्टी में जमा हुई और इस पार्टी में गुयोक खान जो ओगदाई खान का बड़ा बेटा था और अगला खान बनने वाला था, इसने अपने फर्स्ट कजन बातू खान जो गोल्डन होर्ड का लीडर था इसका मजाक उड़ाया। वो भी सिर्फ इस बात पर कि बातू खान ने गुयोक खान से पहले एक प्याले में शराब पी ली। बातू खान अपनी बेइज्जती से इतना गुस्से में आया कि उसने तभी तय कर लिया कि वो गुयोक खान को कभी खान नहीं बनने देगा। और जब ओगदाई खान की मौत के बाद अगला खान इलेक्ट करने के लिए कौंसल बुलाई गई तो बातू खान ने कौंसल में आने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बगैर गुयोक खान का अगला ग्रेट खान बनना नामुमकिन था। अगले 5 साल मंगोल तख्त पर तोरीजन खातून ओगदाई की बेवा ने हुकूमत की। इन 5 सालों में मंगोलों ने एक ऐसी गलती की जो अगर ना की गई होती तो शायद मंगोलों को पूरी दुनिया पर कब्जा करने से कोई ना रोक पाता। 5 साल बाद 1246 में अगला खान इलेक्ट करने के लिए कौंसल बुलाई गई। बातू खान फिर नहीं आया, लेकिन उसने अपने भाई और जर्नैलों को कौंसल में भेज दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अभी भी ना झुका तो मंगोल टूट जाएंगे और सारा इल्जाम उस पर आएगा। और फाइनली गुयूक खान अगला दी ग्रेट खान बना। खान बनते ही गुयूक ने बातू खान को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गोल्डन होर्ड को छोड़कर बाकी सारी मंगोल एम्पायर से लाखों की फौज जमा की और रशिया की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अभी गुयूक खान रास्ते में ही था कि उसकी मौत हो गई और इस तरह मंगोल एक बहुत बड़ी सिविल वॉर से बच गए। गुयूक खान की बेवा ने हुकूमत पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बातू खान ने कोई मौका नहीं दिया और 1251 में अगला खान चुनने के लिए काउंसिल बुलाई गई और इस काउंसिल में मोंके खान चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तुलुई खान के बेटे को अगला खान बनाया गया। मोंके खान ने ग्रेट खान बनते ही ओगदाई खान के सारे खानदान को कत्ल करवा दिया और इस तरह उसकी पावर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा और यहाँ मंगोल एक बार फिर से एक झंडे के नीचे जमा हो गए
और पूरी दुनिया पर कब्जा करने की लेगेसी को आगे बढ़ाया। मोंके खान ने अपने छोटे भाई कुबलाई खान को हुक्म दिया कि वो एक फौज तैयार करे और वेस्ट की तरफ मार्च करे, और उससे छोटे भाई हलाकू खान इसको पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करने का हुक्म दिया। जिस टाइम पर हलाकू खान पूरी इस्लामी दुनिया को तबाह करने के लिए लाखों की फौज जमा कर रहा था। ठीक उसी टाइम पर मंगोलिया से हजारों माइल दूर मंगोलियों की गोल्डन हॉर्ड में कुछ ऐसा हो रहा था जो सब कुछ बदलने वाला था। बातू खान का छोटा भाई एक दिन बुखारा के पास से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक काफिले पर पड़ी जिसके अंदर कुछ मुसलमान ताजिर थे जो रुककर नमाज अदा कर रहे थे। मंगोल शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। शहजादे ने उन ताजिरों से इस्लाम के बारे में पूछा और इस्लाम को जानकर शहजादा इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने वहाँ खड़े खड़े ही इस्लाम कबूल कर लिया। और ये शहजादा था चंगेज खान की औलाद में पहला मुसलमान बड़के खान। बड़के खान ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली से अपना ईमान छिपाया क्योंकि वो जानते थे कि अगर उनके खानदान को जरा सी भी भनक लग गई तो पूरे गोल्डन हॉर्ड में इस्लाम का सफाया कर दिया जाता। 5 साल बाद 1257 में बातू खान की मौत हो गई और उसका बेटा भी मारा गया और बड़के खान गोल्डन हॉर्ड के नए रूलर बने। बड़के ने खान बनते ही पूरे गोल्डन हॉर्ड में मसाजिद तमीर करवाई और इस्लाम की तबलीग शुरू करके अंपायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया, और इस तरह पूरी गोल्डन हॉर्ड एक इस्लामी अंपायर में बदल गई। दूसरी तरफ हलाकू खान लाखों की फौज लेकर मिडिल ईस्ट की तरफ निकल चुका था। हलाकू ने 1256 में सबसे पहले अलामूद के किलों में बैठे हुए हशाशीन असैसिन्स इनके किलों पर हमला किया। ये इस्लाम का एक खारजी फिरका था जिन्होंने इस्लाम को अपनी जरूरत के मुताबिक डाल दिया था। ये इतने खतरनाक थे कि अपने मुखालिफ हुक्मरानों और जर्नैलों को उनके घर में घुसकर मार देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था। हलाकू ने सिर्फ 1 साल में असैसिन्स के सारे किलों को राख का ढेर बना दिया। और अब मंगोलों का अगला निशाना था इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब्बासी खलीफा अल मुफ्तसिम बिला और उनकी सदियों पुरानी अब्बासी खिलाफत। हलाकू खान ने खलीफा को खत लिखा और साफ कहा कि हमने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिला दिया और अगर तुम जीना चाहते हो तो शहर की दीवारें गिरा दो और गुलामी कबूल कर लो, वरना हम तुम्हारे शहर को जला देंगे। खलीफा जिसने सारी जिंदगी महलों में कनीजों और रक्स को देखकर गुजारी थी, वो अपनी ही एक फिक्शनल लाइफ में जी रहा था। खलीफा को अभी भी लगता था कि पूरी इस्लामी दुनिया उनके पीछे है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हालांकि ख्वारिज़मिड अंपायर इस्लाम की सबसे पावरफुल अंपायर एक खुली मिसाल थी। खलीफा ने जवाब में एक खत लिखा और कहा कि तुम एक ना तजुर्बेकार नौजवान हो, अपनी ताकत पर इतना गुरूर मत करो, हमारे पीछे पूरी उम्मत इस्लामिया है। खलीफा इतनी खुशफहमी का शिकार थे कि उनके ख्याल में अगर कोई खानदानी अब्बासी पर हमला करेगा तो वो खुदा की अजाब को दावत देगा। और आखिर में खलीफा ने हलाकू खान को वापस लौटने के लिए कहा। जनवरी 1258 हलाकू खान की 1.5 लाख की फौज बगदाद की दीवारों के बाहर खड़ी थी। ये उस टाइम पर दुनिया की सबसे एडवांस और तेज फौज थी, जिसमें उस टाइम पर दुनिया के सबसे तेज घुड़सवार और सबसे खूंखार तलवारबाज थे। मंगोल अपने साथ 1000 से भी ज्यादा चाइनीज इंजीनियर और कई 100 मंजनीके लेकर आए थे। ये चाइनीज इंजीनियर गन पाउडर का इस्तेमाल जानते थे और ये गन पाउडर का इस्तेमाल करके मंजनीकों से आग बरसाते थे। हलाकू खान ने सबसे पहले शहर को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उसने चारों तरफ एक खाई खोद दी ताकि ना कोई शहर के अंदर जा सके और ना ही बाहर आ सके। बगदाद की ऊंची दीवारों से जब पहला गोला टकराया तो खलीफा की आंखें खुल गईं। सिर्फ कुछ दिन के मुहासरे के बाद खलीफा को यह एहसास हो गया कि टेबल पर बैठकर बात करने में ही भलाई है। तो खलीफा ने अपने बेटे को सफीर बनाकर हलाकू खान के पास भेजा और सुलह की पेशकश की। हलाकू ने बड़ी ही चालाकी के साथ खलीफा के बेटे से मुस्कुराकर बात की और बड़े ही अदब से कहा कि अगर खलीफा खुद आएंगे तो वो खुलकर बात कर सकेंगे। खलीफा को लगा कि शायद हलाकू खान अभी भी उसकी इज्जत करता है, तो खलीफा अपने बेटों और हजारों दरबारियों के साथ पूरे प्रोटोकॉल में हलाकू खान के कैंप के सामने जा पहुंचा। तो हलाकू खान ने खलीफा और उसके बेटों को अंदर बुलाया और बाकी के हजारों दरबारियों को कत्ल कर दिया गया। एक ही दिन में हलाकू खान ने बगदाद की सारी लीडरशिप का सफाया कर दिया। हलाकू खान ने खलीफा को कैद करके जबरदस्ती एक हुक्म जारी करवाया कि खलीफा की सारी फौज शहर से बाहर आ जाए। जब खलीफा की सारी फौज शहर से बाहर आई तो मंगोलों ने सारी फौज को कत्ल कर दिया और
इसके बाद हलाकू खान सीधा खलीफा के महल में पहुंचा और उसने खलीफा से उसके खजाने के बारे में पूछा। जब खलीफा का खजाना हलाकू खान के सामने लाया गया तो वो दंग रह गया। ये 5 सदियों में जमा होने वाली अब्बासी विरासत थी। हलाकू ने एक प्लेट में सोने के सिक्के डाले और उसे खलीफा के सामने कर दिया और कहा कि इनको खाओ। तो खलीफा ने जवाब दिया कि एक इंसान सोना कैसे खा सकता है। तो हलाकू खान ने कहा कि फिर तुमने इस सोने को अपनी फौज पर क्यों खर्च नहीं किया। हलाकू खान की 1.5 लाख की फौज का मुकाबला करने के लिए खलीफा के पास सिर्फ 20,000 की फौज थी और वो भी एक बहुत ही कमजोर फौज। इस तंज के बाद खलीफा ने सर झुका लिया और कहा कि अल्लाह की यही मर्जी थी। तो हलाकू खान ने जवाब दिया कि अब तुम्हारे साथ जो होगा वो भी अल्लाह ही की मर्जी है। और इसके बाद हलाकू खान ने शहर को अपनी फौज के हवाले कर दिया। मंगोल फौज ने अगले 40 दिनों तक शहर में कत्लेआम किया। मंगोलों ने इतना कत्लेआम किया कि बगदाद का हर घर और हर गली कब्रिस्तान में बदल गई। उस वक्त बगदाद दुनिया के बड़े शहरों में आता था जिसकी आबादी 10 लाख के करीब थी। मंगोलों ने सबको कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि ये कत्लेआम इतना शदीद था कि बगदाद की गलियों में खून को बहने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था और आखिर में खलीफा को कारपेट में रोल करके सैकड़ों घोड़ों के नीचे रोल दिया गया। बरके खान जब उनको बगदाद की तबाही और खलीफा की मौत की खबर मिली तो वो गुस्से में लाल पीले हो गए और उन्होंने कसम खाई कि वो मुसलमानों के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अब हलाकू खान का अगला निशाना था सीरिया और इजिप्ट और यहाँ पर राज था अयूबी खानदान का। लेकिन अयूबी शहजादे आपस में लड़कर इतने कमजोर हो चुके थे कि वो मंगोलों जैसे तूफान का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। उसके बाद मंगोलों के रास्ते मुसलमानों की सबसे होली प्लेसेस यरूशलेम, मदीना और फिर मक्का सबके लिए खुले थे। लेकिन एक मिनट, इन 5 सालों में मंगोलों ने एक ऐसी गलती की जो अगर ना की गई होती तो शायद मंगोलों को पूरी दुनिया पर कब्जा करने से कोई ना रोक पाता। आखिर ये गलती क्या थी?